हाय स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हमें लेजर, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल्स, आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन, पोटेंशियल्स, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन, लेजर एंड इट्स characteristics, population inversion, types of lasers, ruby and neon lasers, engineering and medical applications of lasers, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड इट्स एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। क्रिटिकल एंगल एंड कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आंतरिक अपवर्तन के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर्स, लाइट प्रोपोगेशन टाइप्स, एक्सेप्टेंस, एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर, टाइप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन कम्युनिकेशंस। और लास्ट में बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हम लेज़र क्या है। LASER लेज़र। परिचय के बाद इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इनका। तो प्रकृति के रहस्य को समझने तो सुलझाने के लिए प्राकृतिक दर्शन शास्त्र, नेचुरल फिलोसॉफी अस्तित्व में आया। इस दर्शन शास्त्र के अनुसार प्रकृति में दृश्यमान सभी वस्तुएं पदार्थ के अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बने हुए। इन छोटे कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणु सिद्धांत का प्रारंभ भारतीय तथा ग्रीक दार्शन शास्त्र से हुआ था, परंतु परमाणुवाद मुख्यतः यूनानी दार्शनिकों की देन है। भारत के कणाद ऋषि ने सर्वप्रथम परमाणु को अति सूक्ष्म परिणाम वाला सृष्टि के निर्माण का बुनियादी कार्य स्थापित किया था। विभिन्न परमाणुीय मॉडल, वेरियस एटॉमिक मॉडल्स, तो आपको पता ही है, जैसे कि आपने पढ़ रखा है कि सर्वप्रथम जॉन डाल्टन आया 1803 में। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, परमाणु के संबंध में पूर्व से स्थापित परमाणु की परिकल्पना को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उपयोगी सिद्ध किया था। वास्तव में डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत के विषय में कोई मौलिक उपचार नहीं दिया था, बल्कि उन्हें केवल परमाणु की अभिलक्षणिक संकल्पना दी थी। फिर सन 1834 में फेराडे ने बताया कि विद्युत भी अन्य पदार्थों की तरह परमाण्विक है तथा विद्युत आवेश के लिए F/N एक इकाई है, जिसको सन 1891 में स्टोने ने इलेक्ट्रॉन कहा था। सर जे टॉमसन ने सन 1897 में इलेक्ट्रॉन की तथा लगभग उसी समय बेकुलर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। उनके प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हुआ था कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं में ऋण आवेशित कण होते हैं। इसका E/Mn की इलेक्ट्रॉन पर मास 1.76 × 10⁻11 किलो कूलाम पर kg = माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलाम तथा M = 9.1 × 10⁻31 kg होता है। इसके बाद अन्य वैज्ञानिक आए, जैसे परमाणु का थॉमसन मॉडल हो गया, रदरफोर्ड का नाभिक परमाणु मॉडल हो गया, बोर का मॉडल हो गया, सोमरफेल्ड परमाणु मॉडल हो गया, वेक्टर परमाणु मॉडल हो गया, तरंग यांत्रिकी मॉडल, दी ब्रोगली परिकल्पना आ गई। ठीक है, परमाणु का बोहर मॉडल, तो आपको जैसे कि केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है कि बोहर का परमाणु मॉडल क्या होता है कि इसने क्या करा था, प्लांक जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां थीं उनको प्लांक सिद्धांत के आधार पर दूर किया। और कौन कौन सी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। पहली कि बोहर की प्रथम परिकल्पना क्या थी, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थायी अथवा अविकरणीय बंद कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन को बंद वृत्ताकार कक्षा में रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले स्थितिक विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। और संबंध निकाल कर लेकर आए थे वो mv² / r = k × j z e² / r²।
ठीक है, ये रिलेशन निकल कर आया था। बोहर का द्वितीय परिकल्पना क्या थी? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए केवल वे ही कक्षाएं संभव होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय वे संवेग या रेखीय संवेग का आघूर्ण h/2π के पूर्ण गुणक है, जहाँ h क्या प्लांक नियतांक है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तथा ये त्रिज्या r की वृत्ताकार कक्षा में वेग v से घूम रहा हो तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय वे संवेग mvr होगा। बोहर की इस परिकल्पना के अनुसार mvr = nh/2π, जहाँ n एक पूर्णांक नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। n को कक्षा की क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। तीसरी परिकल्पना क्या थी? स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तभी होता है जबकि इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में संक्रमित होता है। जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाली अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा वाली ऊंची कक्षा में चला जाता है, परंतु इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में 10⁻⁸ सेकंड तक ठहर कर तुरंत नीची कक्षा में वापस लौटता है तथा लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यदि किसी ऊंची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 तथा नीची कक्षा में ऊर्जा E1 हो तो उत्सर्जित तरंगों में आवृत्ति निम्न समीकरण के अनुसार होती है। hν = E2 - E1 और v = क्या हो जाएगा? E2 - E1/h, और जहाँ ये तरंग संख्या यानी v बार v = 1/λ = E2 - E1/hc। तो ये क्या है? बोहर मॉडल के आधार पर आधुनिक भौतिकी की अनेक समस्याओं का समाधान किया जाना संभव हो सका है। इसके लिए बोहर को सन 1922 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कालांतर में बोहर के मॉडल में सोमरफेल्ड तथा डी ब्रोगली के अनेक सुधार किए। परमाणु के विभक्त ऊर्जा स्तर। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरण ऊर्जा या प्रकाश का विनिमय ऊर्जा मतलब उत्सर्जन या अवशोषण सतत ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। इस प्रकार ऊर्जा के बंडल को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। यदि किसी विकिरण की आवृत्ति v है तो उसके संगत फोटॉन की ऊर्जा hv होती है, जहाँ h प्लांक का सार्वत्रिक नियतांक है। प्रकाश का उत्सर्जन एवं अवशोषण पदार्थ के परमाणुओं द्वारा ही होता है, अतः किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा hv की पूर्ण गुणज होनी चाहिए, अतः किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा hv 2hv 3hv ... ही हो सकती है। इनके बीच नहीं हो सकती, मतलब दशमलव में नहीं हो सकती। अर्थात परमाणु की ऊर्जा के कुछ सुनिश्चित मान ही हो सकते हैं। इसलिए परमाणु में विभक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। परमाणु के ऊर्जा स्तर पर संबंधी ये तथ्य परमाणु की ऊर्जा अवस्थाओं का क्वांटीकरण कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या। मूल ऊर्जा तथा मूल ऊर्जा स्तर, ग्राउंड एनर्जी एंड ग्राउंड एनर्जी लेवल। परमाणु की वह अवस्था जिसमें उसके नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण इसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, परमाणु की मूल अवस्था या निम्नतम अवस्था कहलाती है। इसके संगत परमाणु का ऊर्जा स्तर मूल ऊर्जा स्तर कहलाता है। सभी परमाणु अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था में पाए जाते हैं। इसके लिए क्वांटम संख्या n = 1 का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन सदस्य परमाणु के लिए मूल ऊर्जा -13.6 Z² eV होती है, जहाँ Z तत्व का परमाणु क्रमांक है। पारे के लिए मूल ऊर्जा -10⁻10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन विभव तथा उत्तेजित ऊर्जा स्तर। जब परमाणु को किसी बाहरी स्रोत से उपयुक्त ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था छोड़कर अधिक ऊर्जा वाले किसी सुनिश्चित ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। इस समय परमाणु उत्तेजित अवस्था में कहा जाता है।
इस उत्तेजित अवस्था में संगत परमाणु का ऊर्जा स्तर उत्तेजित ऊर्जा स्तर कहलाता है। इनकी क्वांटम संख्या प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर के लिए n बराबर 2, द्वितीय उत्तेजित ऊर्जा स्तर के लिए n बराबर 3 आदि होती है। किसी परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसे उस ऊर्जा स्तर की उत्तेजन ऊर्जा एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं तथा किसी परमाणु के उत्तेजन के लिए जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आवश्यक होती है उत्तेजन विभव उतने ही वोल्ट होता है। जैसे पारे को विभिन्न ऊर्जा स्तरों तक उत्तेजित करने के लिए 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 8.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसके विभिन्न उत्तेजन विभव क्रमशः 4.86, 6.67 वोल्ट तथा 8.84 वोल्ट है। आयनन अवस्था, आयनन ऊर्जा स्तर, आयनन ऊर्जा तथा आयनन विभव। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी परमाणु के बाहरी कक्षा के किसी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के बंधन से मुक्त करने के लिए आवश्यक हो आयनन ऊर्जा कहलाती है। ये पारे के लिए 10 की घात 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, हाइड्रोजन के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सभी उत्तेजन विभव तथा आयनन विभव को क्रांतिक विभव कहते हैं। किसी परमाणु के लिए उत्तेजन विभव की अनेक तथा आयनन विभव केवल एक होता है। उत्तेजन विभव अनेक होते हैं लेकिन आयनन विभव केवल एक होता है। बात करते हैं ऊर्जा स्तर की। ऊर्जा स्तर क्या है? यदि परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर अर्थात न्यूनतम ऊर्जा स्तर को शून्य ऊर्जा स्तर माना जाए तो पारे के परमाणु के अन्य उत्तेजित ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं क्रमशः 4.86, 6.67, 8.84 तो 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इनमें अंतिम ऊर्जा स्तर पारे के परमाणु का आयनन ऊर्जा स्तर होगा। परमाणु के सभी ऊर्जा स्तर एक उपयुक्त पैमाना मानकर चित्र 7.2 की भांति आरेखित किए जा सकते हैं। इस प्रकार के आरेख को परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख कहते हैं। संक्रमण ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन या परमाणु का एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में जाना ही संक्रमण कहलाता है। यानी कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कहलाता है। इस क्रिया को ऊर्जा स्तर आरेख में उन दो ऊर्जा अवस्थाओं के बीच प्राय तीर खींचकर दिखाया जाता है। मतलब आप 7.2 में देख सकते हैं कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है और हाई एनर्जी लेवल से नीचे आता है, निम्न अवस्था में आता है तो एनर्जी एक्सर्ट करता है। ओके, परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण एवं उत्सर्जन। तो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। यदि परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा E0 तथा उत्तेजित अवस्था में ऊर्जाएं क्रमशः E1, E2, E3 आदि हों तो परमाणु केवल उन प्रकाश फोटोनों का अवशोषण करेंगे जिनकी ऊर्जा E1 माइनस E0, E2 माइनस E0, E3 माइनस E0 आदि हो। इसके अतिरिक्त परमाणु अन्य ऊर्जा के प्रकाश फोटोन का अवशोषण नहीं करेगा। यदि परमाणु E1 माइनस E0 ऊर्जा का प्रकाश फोटोन अवशोषित करता है तो मूल अवस्था में स्थित परमाणु का इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से निकलकर उत्तेजित अवस्था E1 में चला जाएगा। इसी प्रकार यदि परमाणु E2 माइनस E0 या E3 माइनस E0 ऊर्जा के प्रकाश फोटोन को अवशोषित करता है तो परमाणु का इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से निकलकर उत्तेजित अवस्था में निकलकर क्रमशः E2 या E3 ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। तो पारे के परमाणु का संक्रमण मूल अवस्था से अन्य उत्तेजित अवस्थाओं में तीर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अवशोषण संक्रमण केवल मूल अवस्था से उच्चतर अवस्था में ही होता है। कुछ दिए गए ऊर्जा स्तरों के मध्य उत्सर्जन संक्रमण की संख्या अवशोषण संक्रमण की संख्या से अधिक होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।